आती हैं हमारी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अब हम पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या 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 थ्योरीज दी हैं पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, द ट्रेट अप्रोच हैज़ बीन द डोमिनेंट मॉडल टू एक्सप्लेन पर्सनालिटी। अब जब हम पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो ये देखा गया है कि पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो ट्रेट अप्रोच दी गई थी, ट्रेट यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जो ट्रेट अप्रोच थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रही। ट्रेट हमने पहले भी पढ़ा था, जो जब हमने देखा था कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी में, वो डिटरमाइन करती है। तो वो वाली जो ट्रेट अप्रोच थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मॉडल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए पर्सनालिटी को। हाउएवर, personality has also been explained and understood from the viewpoint of major psychological theories such as psychoanalytic, behavioral and humanistic theories। हालांकि पर्सनालिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है और समझा गया है मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ के बेसिस पर भी इस पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया गया है और समझा गया है, जैसे कि साइको एनालिटिक, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो था वो ट्रेट अप्रोच थी जो डोमिनेंट रही है। हालांकि पर्सनालिटी को और अलग अलग तरीके से भी, अलग अलग के व्यू पॉइंट से भी समझाया गया है अलग अलग थ्योरीज से, जैसे कि साइको एनालिटिक, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। We will now consider the various theories of personality, including the contemporary trait theories and biological theories of personality। अब हम various theories को पढ़ेंगे पर्सनालिटी की जो various theories दी गई, जिसमें कंटेम्प्रेरी ट्रेट थ्योरी, जो पहले की कंटेम्प्रेरी जो ट्रेट थ्योरी है वो भी होगी, और बायोलॉजिकल थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी की। ठीक है, अब सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ेंगे हम सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजी की, जो उन्होंने एक पर्सनालिटी के लिए एक थ्योरी दी थी, साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। फ्रॉइड was a pioneer in psychodynamic theories of personality, which includes theories mainly by Freud, Erikson and Adler। फ्रॉइड इसमें मेन थे जिसने साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी को दिया। ठीक है, उसमें पायनियर थे, मेन थे उसमें फ्रॉइड, एरिक्सन और तीन मेजर लोग थे, फ्रॉइड, एरिक्सन और एडलर। इन तीनों ने क्या दी थी, थ्योरीज दी थी, साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ओके, फ्रॉइड्स ओरिजिनल थ्योरी वाज कॉल्ड साइको एनालिसिस। फ्रॉइड की जो ओरिजिनली जो उसने सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी साइको एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या दिया था फ्रॉइड ने, ओरिजिनली उसने सबसे पहले दी थी साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। द साइकोडायनेमिक थ्योरीज इंक्लूडिंग साइको एनालिसिस एम्फसाइज द role of unconscious motives, desires and forces in shaping the personality of an individual। अब जो साइकोडायनेमिक थ्योरीज थी, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर साइको एनालिसिस भी आता है। ठीक है, तो साइको एनालिसिस को इंक्लूड करके दोनों ही थ्योरीज, जब उसने ओरिजिनली क्या दी थी, साइको एनालिसिस थ्योरी दी, और अब उसने बाद में दी साइकोडायनेमिक थ्योरी, तो दोनों ही थ्योरीज जो थी उसमें हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, अनकॉन्शियस जो हमारे मोटिव्स होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और फोर्सेस होते हैं, मेनली उनको उनके रोल को एम्फसाइज, उनका क्या रोल है पर्सनालिटी में, उसको देखा गया कि मेनली हमारे अनकॉन्शियस जो माइंड है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, उसका हमें पता ही नहीं होता, ऐसे मोटिव्स, डिज़ायर्स और फोर्सेस का इसमें पर्सनालिटी में मेन रोल बताया गया है पर्सनालिटी को शेप करने में। इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक। अब इसको डायनेमिक क्यों कहा गया है, डायनेमिक मतलब इन मोशन क्यों कहा गया है, एज देयर इज अ कांस्टेंट टसल और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
क्योंकि एक कॉन्स्टेंट टसल या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बीच में। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, लगातार उनके बीच में क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें कुछ और करने के लिए कहता है, कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है। तो लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसकी वजह से इसे क्या बोला गया है, डायनेमिक। अब अकॉर्डिंग टू फ्रूड के अकॉर्डिंग क्या है, अवर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस नीड्स, मेमोरीज एंड मोटिवेशन। अब फ्रूड के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हम कौन डिटरमाइन करता है, हमारे अनकॉन्शियस नीड्स, मेमोरीज, हमारी जो अनकॉन्शियस मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज भी हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं होती है, वो भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। मोटिवेशन, तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, डिटरमाइन करती हैं हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हमारी अनकॉन्शियस नीड्स, मेमोरीज एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। आवर थाट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स, हमारे जो थाट्स होते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं होती हैं और जो हमारे मोटिव्स होते हैं, अंडरलाइन बिहेवियर आर मोस्टली अनकॉन्शियस। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर प्रभावित होता है, वो मोस्टली क्या होती है, अनकॉन्शियस होता है। फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, थाट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हालांकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन साइकोलॉजी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हम अपने थाट्स वगैरह को कंट्रोल में कर सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। ये फ्रूड ने जैसे बताया वो है। फ्रूड रिप्रेजेंट्स द अनकॉन्शियस पार्ट एज द ग्रेटर पोर्शन ऑफ एन आइसबर्ग lying under water, whereas a smaller portion of it above water represents the conscious awareness। अब फ्रूड क्या करता है, फ्रूड जब अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है तो रिप्रेजेंट करता है अपनी थ्योरी को किस तरीके से, वो जो अनकॉन्शियस पार्ट की बात करता है उसको एक आइसबर्ग की फॉर्म में वो शो करने की कोशिश करता है। तो जो जैसे ये आइसबर्ग है, ठीक है, ये क्या है, हमारी आइसबर्ग, ये पूरी झील। अब इसका ज़्यादातर पोर्शन, ग्रेटर पोर्शन कहाँ है, ये जैसे पानी सा है, समुद्र सा है ना, पानी के अंदर इसका ज़्यादातर पोर्शन है ना, और थोड़ा सा पोर्शन इसका बाहर की साइड में निकला हुआ है। तो जो ज़्यादा ग्रेटर पोर्शन है ना, जो पानी के अंदर है, उसको वो कहता है कि ये तो पूरा जो पार्ट है वो है अनकॉन्शियस पार्ट, ठीक है। और जो स्मॉलर पोर्शन जो पानी के ऊपर है वो कहता है कि वो है हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी कि वो क्या बताना चाहता है कि हमारे जो पर्सनैलिटी होती है उसमें लार्जर जो रोल होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड का, और छोटा सा स्मॉल रोल होता है कॉन्शियस माइंड का, ठीक है। तो ये बताना चाहता है इससे। अब वो कहता है द अनकॉन्शियस कंटेन्स दोज मेंटल प्रोसेसेस दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल। वो कहता है कि जो अनकॉन्शियस होता है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके अंदर वो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो इजीली इंडिविजुअल के पास अवेलेबल नहीं होते और इंडिविजुअल को इजीली पता नहीं चलते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, फ्रूड जो था वो मेन था इस साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जिसने दी थी, जिसके अंदर तीन साइंटिस्ट थे, फ्रूड, एरिक्सन और एडलर, उन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। तो फ्रूड की जो ओरिजिनल थ्योरी थी वो थी साइको एनालिसिस, उसके बाद फिर उसने साइकोडायनेमिक थ्योरीज दी, और साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइको एनालिसिस दोनों में ही किसका रोल ज़्यादा होता है, अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिज़ायर, फोर्सेस का पर्सनैलिटी में ज़्यादा रोल दर्शाया गया है। तो अनकॉन्शियस मेन है इसमें। इसको डायनेमिक क्यों कहा गया है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अनकॉन्शियस और कॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फ्रूड क्या कहता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है और जो पर्सनैलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी डिटरमाइन अनकॉन्शियस नीड्स, मोटिव्स और मेमोरीज एंड मोटिवेशंस। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी भावनाएं और जो मोटिव्स हैं हमारे, वो ग्रेटली हमारे अनकॉन्शियस पार्ट से डिटरमाइन होते हैं।
फ्रॉइड ने जब दर्शाया अपनी थ्योरी को, तो उसने एक आइसबर्ग की फॉर्म में दर्शाया। जो उसका ग्रेटर पोर्शन है वो कहा कि ये अनकॉन्शियस पार्ट है, और ये जो स्मॉलर पोर्शन जो पानी से बाहर ऊपर की साइड आ रहा है वो है कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस अवेयरनेस। जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसके अंदर वो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो ईज़िली इंडिविजुअल को अपने पास अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि मेहनत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं होते, डिफ़िकल्टली अवेलेबल होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे, और हमें पता भी नहीं चलता है। अब इसमें लिखा है व्हेन वन इज़ गवर्न्ड बाय दीज अनकॉन्शियस फोर्सेस, जब उसको पता चलता है। क्योंकि जब हमारे ईगो, जैसे इसमें ईगो वगैरह लिखा हुआ है, ई सुपर ईगो वगैरह, जब इंसान घमंड में होता है कि हमें पता होता है कि हम घमंड कर रहे हैं, हमें ये पता होता है ना कि हम घमंड भी कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करके ये पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर ईगो ने स्थान लिया हुआ है। ठीक है, तो जब इंसान को इन अनकॉन्शियस फोर्सेस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, अबाउट विच वन इज़ नॉट अवेयर, कि ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो है वो अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पता चलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो हमें पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि अरे हमारे अंदर तो ईगो है जो हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर ईगो भी है, तो इसकी वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलता है तीन स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी के बीच में, द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो। ठीक है, thus Freud proposes three basic structures of personality, and interaction between these determine the nature of individuals पर्सनैलिटी। तो फ्रूड क्या करता है, इन्हीं तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, प्रपोज करता है, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती रहती है उसको ये क्या करता है, बताता है अपनी थ्योरी में कि इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, इन तीन के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब when one is governed by these unconscious forces about which one is not aware, it leads to conflict between the three structures of personality such as the ID, the ego and the superego. Thus Freud proposes three basic structures of personality, and interaction between these determine the nature of the individual's personality. The ID resides in the, अब जो ID होती है वो अनकॉन्शियस लेवल में अब देखने को मिल जाएगी आपको, है ना। ये आइडिया किस में, अनकॉन्शियस पार्ट में है, रेफर्स टू द अब आईडी का मतलब क्या है, हमारे जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होते कि हम ये डिज़ायर है हमारा, है ना, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियस लेवल पर जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, आईडी क्या उन्हें रिप्रेजेंट करता है, आईडी का मतलब अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, एंड इज गवर्न्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किससे गवर्न होते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल, कि हम क्या करते हैं, हम अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जब हमारे डिज़ायर सेटिस्फाई होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है ना। तो आईडी प्रिंसिपल कौन सा है, प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा गवर्न होता है। तो यू वांट टू सेटिस्फाई और फुलफ़िल योर डिज़ायर्स इंस्टेंटली डिसरिगार्डिंग द सिचुएशनल फैक्टर्स और सोसाइटी नॉर्म्स। सोसाइटी के कुछ भी रूल्स हों, कुछ भी नॉर्म्स हो, रूल्स हों, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, आप उनको डिसरिगार्ड, उसके बजाय आप इंस्टेंटली अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हो। द सुपर ईगो रेफर्स टू द मॉरल साइड। अब जो सुपर ईगो होती है वो भी अनकॉन्शियस में होती है, वो क्या रेफ़र करती है, टू द मॉरल साइड विच इज़ गवर्न बाय द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। जो कि एक सोसाइटी के हिसाब से हमें किस तरीके से चलना है, वो हमारे सुपर ईगो में आता है ना, कि सोसाइटी के रूल्स को गवर्न करते हुए हमें अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना। पेरेंटल रेगुलेशंस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस
द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो, कि हमारे पेरेंट्स की रेगुलेशंस और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जैसे सोसाइटी क्या कोशिश करती है कि ये जो भी ये बंदा है वो सबसे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे काम करे, है ना, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, तो हमारे ऐसे कुछ डिज़ायर्स हो जाती हैं, तो हम ऐसा बनना चाहते हैं, इसकी वजह से हमारी सुपर ईगो डेवलप होती है। इट एक्ट्स एज अ कीपर ऑफ मोरालिटी, कहीं ना कहीं हमारी जो मोरालिटी है उसको उसको सेफ रखती है, एंड प्रिवेंट्स द अनडिज़ायरेबल विशेस, और कोशिश करती है कि जो अनडिज़ायरेबल विशेस हैं आईडी की जो अनडिज़ायरेबल विशेस हैं जो सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ जाती हैं, उनको प्रिवेंट कर सकें कि ऐसे विशेस हमारे अंदर ना आए। द ईगो विच ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, अब ईगो जो है, सबसे पहले आईडी फिर सुपर ईगो हमने देखा, अब जो ईगो है वो क्या आती है, बीच की आती है, ठीक है, वो रियलिटी से परिचित करवाती है, वो रियलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर होती है। वो क्या करती है, जो अनवांटेड डिज़ायर्स ऑफ द आईडी हैं और जो मॉरल डिक्टेट्स और सुपर ईगो है उनके बीच में क्या कोशिश करती है कि बैलेंस, ये भी नहीं कि पेरेंट्स जो भी चाहते हैं, अगर पेरेंट्स की ये डिज़ायर की जैसे कि लड़कियों का घूंघट होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ गलत है ना, तो एक रियलिटी प्रिंसिपल भी होना चाहिए ना, लेकिन जो आईडी है ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी गलत, जैसे किसी को मार भी सकते हैं हम, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से ईगो जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहती है। इट एम्प्लॉयज रेशनल थिंकिंग, ये रेशनल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्प्लॉय करती है, ठीक है, कि सब कुछ अच्छी तरीके से सोच समझ के करना। इन द प्रोसेस द ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म्स, जब वो प्रोसेस करती है ईगो तो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करती है टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट जो होता रहता है ना आईडी और सुपर ईगो के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करती है, एंड रिड्यूस द एंग्जाइटी कॉज्ड ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एंग्जाइटी होती है उसको क्या करती है, वो रिड्यूस करती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो थकान होती है उसको क्या करती है, फिर चिंता जो होती है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। डिफेंस मैकेनिज्म आर मेंटल मैकेनिज्म्स, डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके से मेंटल मैकेनिज्म हमारे ब्रेन में काम करते हैं, दैट प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन इन द कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे सुपर की ये करें वो करें, है ना, सुपर ईगो और ईगो की आईडी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उस दौरान ब्रेक डाउन होने से रोकना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो ईगो में होता है ना, ईगो जिस पे काम करता है बिटवीन द आईडी एंड द सुपर ईगो। दीज ऑपरेट एट द अनकॉन्शियस लेवल, और ये भी कहाँ होते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होते हैं। अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन मतलब गिविंग अ जस्टिफिकेशन और लॉजिकल रीजन for behavior then otherwise would be considered as inappropriate or wrong. For example, the student copies in an exam because other student also did it in the brief absence of the examiner. कि लॉजिकली वो सोचता है, अगर लॉजिकल तरीके से वो गलत है और वो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बैठा हुआ ना, इसके पीछे लॉजिक गलत हुआ तो उसके अनुसार वो क्या होगा, गलत होगा। तो एक तरीके से जस्टिफिकेशन देता है या फिर लॉजिकल रीज़न देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एग्ज़ाम में, जब थोड़ी सी जब एग्जामिनर नहीं है, ठीक है, तो मैं भी करूँगा, ये जो थॉट आता है वो ईगो से आता है कि लॉजिकली सोचता है, जब एग्जामिनर ही नहीं है बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तो मुझे भी कर ही लेनी चाहिए, ये चीज़ गलत है ना अगर सारे बच्चे कर रहे हैं। तो एक तरीके से जस्टिफिकेशन देने की कुछ कोशिश करता है, लॉजिकल रीज़न देने की कोशिश करता है फॉर बिहेवियर, और लॉजिकल रीज़न नहीं है तो वो उसके लिए इनअप्रोप्रिएट है या फिर रॉन्ग होगा। इसके बाद है डिनायल, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज इट विल लीड टू
anxiety and cause distress. Example, parents refusing to accept that their child has failed the class test as it will reflect badly on them. Deny, मतलब कि जब हम डिफेंस मैकेनिज्म में एक और चीज़ होती है, जब डिफेंस मतलब कि क्या होता है, अपने आप का बचाव, है ना। तो जैसे कि कभी कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी पेरेंट, कोई चाइल्ड है, उसने कुछ गलत हरकत की, तो वो क्या करेगा कि अरे मेरे बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको भी तो शर्मिंदगी होगी। तो वो अपने आप का बचाव कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट करने से मना करेगा कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से उसे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, कॉज डिस्ट्रेस। तो उसको कम करने के लिए, ताकि उसको चिंता ना हो, तो वो रिफ्यूज़ करता रहता है एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, channeling undesirable impulses into socially acceptable and constructive behavior. जो अनडिज़ायरेबल इम्पल्सेस हैं उसको सोशली एक्सेप्टेबल और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे कि चैनलाइजिंग एग्रेशन इनटू एक्सीलेंट इन फुटबॉल और गार्डनिंग एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो एग्रेशन होता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ना, जो सोशली सोसाइटी इस चीज़ को क्या करती है, इसका विरोध करती है कि एग्रेशन नॉट अलाउड सोशली, है ना। लेकिन अगर हम फुटबॉल में एग्रेशन दिखाते हैं, है ना, एग्रेशन से अगर बॉल को मारते हैं तो वो बहुत दूर तक पहुंचती है, तो वो एक तरीके से सही हो गया। तो अनडिज़ायरेबल इम्पल्सेस को सोशली, की सोसाइटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, उस चीज़ में कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर बनाना, है ना, उसको कन्वर्ट करना। उसके बाद रिग्रेशन, गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर and mannerism characteristics of that stage. Example, the students start bedwetting when parents put pressure for high academic performance. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, ऐसे कोई एडल्ट से अगर बोला जाता है कि तुम, उसके पेरेंट्स उससे ये कहते हैं कि मतलब कि उसको ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अच्छे स्कोर करने के लिए, तो वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, है ना। और वो बेड पे, जैसे कि बेड वेटिंग मतलब शायद यही है कि जैसे रात को, मतलब कि जब वो सोते हैं तो इसमें बेड वेटिंग का मतलब शायद यही लिख रहा है कि रोना, है ना, जैसे चुपचाप रोना, किसी के सामने नहीं रोना, लेकिन चुपचाप रोते हैं थोड़े से। सो दिस इज the regression, going back to an earlier stage of development and behavior and mannerism characteristic of that stage. उसके बाद है repression, repressing or removing the source of distress and anxiety from the awareness, thus it is not available in the conscious. Example, person forgets the abuse incident of the childhood. जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ जैसे कि कुछ बेकार सी बुरी सी घटना होती है जो हमारे द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, तो उसको भूल जाना, उसको रिमूव ही कर देना अवेयरनेस में, तो वो होता है रिप्रेशन। वो भी एक तरीके से अपने आप को बचा रहा है एंग्जाइटी से, है ना, डिफेंस कर रहा है। Reaction formation avoids an unacceptable, uncomfortable and distressful thought that are actual about the self by overemphasizing the positive. Being excessively generous to avoid thoughts about being myself. अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थॉट्स आ रहे हैं, अब वो क्या करेगा, उन थॉट्स को
रिमूव करने के लिए भी क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा नरमाई से पेश आएगा सबसे थोड़े से, ताकि उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएँ। तो अनकम्फर्टेबल डिस्ट्रेसफुल थॉट्स ओवरकम करने के लिए वो क्या करेगा, उसके अपोजिट तरीके से बिहेव करेगा। उसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन, तो हो गया। उसके बाद है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टिंग और एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स and qualities to someone else, attributing one's angry feelings to the traffic situation and the other person। जैसे प्रोजेक्शन यानी कि कभी कभी बार ऐसा होता है कि हम खुद को गुस्सा आता है, सारा गुस्सा हम दूसरे पे निकाल लेते हैं, है ना। कोई ऐसा थॉट है हमारे अंदर जो अनएक्सेप्टेबल है ना, उसको किसी दूसरे इंसान पर निकालना है, उसको प्रोजेक्ट करना है। जैसे हम किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो हम कई बार किसी और चीज़ पे गुस्सा निकालने लग जाते हैं। तो ये चीज़ होती है प्रोजेक्शन, कि अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को प्रोजेक्ट करना किसी और पे। डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग द इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम वन पर्सन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एंगर द बॉस इन द वर्क प्लेस। सॉरी, ये जो मैंने बताया था ये डिस्प्लेसमेंट था। प्रोजेक्शन क्या होती है, हाँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो अभी मैंने बताया एग्जांपल, वो था डिस्प्लेसमेंट का, कि उसमें इमोशनल रिएक्शंस हमारे अंदर जो होती हैं उसको किसी और पे निकाला जाता है। लेकिन अगर हम कोई थॉट है, अनएक्सेप्टेबल थॉट है, ठीक है, या फिर क्वालिटीज़ हैं, तो किसी और पर एट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे हमारी जो एंग्री वाली फीलिंग्स हैं उसको ट्रैफिक सिचुएशंस या अदर पर्सन पे एट्रीब्यूट करना। उसके बाद है, तो ये सारी चीज़ें थी। रेशनलाइजेशन मतलब हमने पढ़ लिया, जस्टिफिकेशन देना, लॉजिकल रीज़न देना, है ना, कि जैसे हमने पढ़ा कि स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं बाकी तो हम भी करेंगे, है ना, ये वाला एग्जांपल देखा था। डिनायल, कि जैसे पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मेरे बच्चे ने ये गलत काम नहीं किया। सब्लिमेशन, ये भी हमने पढ़ा था, कि जैसे चेंज करना एक तरीके से। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो फुटबॉल में अच्छा करके उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाता है। रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब कि जैसे कि बैड बैटिंग वाला हमने पढ़ा था, है ना, रिग्रेशन। उसके बाद रिप्रेशन, जैसे कि भूल जाना किसी ऐसे बैड थॉट को जो हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो बचपन में। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब जैसे कि कोई भी हमारे बारे में कोई भी ऐसी, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उसको किसी थॉट की वजह से गुस्सा आ रहा है, उसको हटाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत नरमाई से सबसे पेश आते हैं ताकि हमारे अंदर थॉट ना घूमे। रिएक्शन फॉर्मेशन, उसके बाद प्रोजेक्शन, वंस एंग्री फीलिंग्स टू द ट्रांसफर सिचुएशन। डिस्प्लेसमेंट भी हमने देखा, जैसे कि एक का गुस्सा किसी और पे निकालना। उसके बाद फ्रॉइड हैज़ एम्फसाइज्ड दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी, की जो हमारे जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, उस टाइम पे जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अकर्स इन 5 स्टेजेस, की पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो 5 स्टेजेस में होती है, जिसको उसने बोला साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मार्क्ड बाय द अनकॉन्शियस डिज़ायर ऑफ चिल्ड्रन टू सेटिस्फाई देयर लिबिडिनल अर्जेस, जो अनकॉन्शियस डिज़ायर होती हैं चिल्ड्रन की अपने लिबिडिनल अर्जेस को सेटिस्फाई करने की, ठीक है, वो। तो फ्रॉइड ने एम्फसाइज किया कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारा, एक मिनट रुको, हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी की वो 5 स्टेजेस में होती है, जिसको उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोला। मार्क्ड बाय द अनकॉन्शियस डिज़ायर, जो अनकॉन्शियस हमें अनकॉन्शियसली जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ऐसे डिज़ायर होते हैं चिल्ड्रन के टू सेटिस्फाई देयर लिबिडिनल अर्जेस। दीज आर द ओरल स्टेजेस, जब
इंसान का बर्थ होता है और 18 महीने तक का जो बच्चा होता है, ठीक है, ओरल स्टेज में यानी कि उसको जैसे कि दूध पीना कि मुँह से, जैसे उसको अपना अंगूठा पीना पसंद होता है ना, ओरल स्टेज मुँह से, तो उसको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना, उसको उसका वो डिज़ायर होता है। उसके बाद एनल स्टेज 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, जो एनल वाला एरिया होता है वो, फिर उसके बाद 18 मंथ से 3 स्टेज तक उसको सेटिस्फाई, क्योंकि उस दौरान उसको क्या कराया जाता है, पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो एनल स्टेज। देन इज द phallic stage 3 to 6 years, okay, and then the latency stage 6 to 12 years, and then the genital stage 12 to 20 years. तो these are the things जो आपको इनके मतलब तो पता ही होंगे, phallic stage, latency stage and genital stage, okay. In each of these stages the child's source of pleasure is focused on one of the erogenous zones such as the mouth, the anus and the genitals, कि जो चाइल्ड का सोर्स ऑफ प्लेजर, जहाँ से उसको प्लेजर फील होता है, वो डिफरेंट जोन्स होती हैं, डिफरेंट एज के हिसाब से, जैसे कि थोड़े बच्चों को माउथ से प्लेजर मिलता है, किसी को एनएस से, ठीक है, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद जेनिटल से प्लेजर फील होता है। नेक्स्ट इज इन्फेंट्स इन द ओरल स्टेज, जो इन्फेंट्स ओरल स्टेज में होते हैं सेटिस्फाई देयर हंगर, भूख मिटाते हैं किससे, ब्रेस्ट फेट से, मुंह से, है ना, सो दे एसोसिएट देयर प्लेजर विद माउथ। फिर एनल स्टेज में दे आर toilet trained and hence the focus is on anus. This is followed by the phallic stage where children become curious about the genitals. तो उन्हें क्यूरियोसिटी phallic मतलब जब क्यूरियस होते हैं, जब उसे अलग चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है ना, तो जेनिटल्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो उन्हें जब पता चलता है तो दे आर दिस इज़, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है। दिस इज़ द लेटेंस, उसके बाद है इन द लेटेंसी स्टेज द लिबिडिनल अर्जेस, 1 सेकेंड, आर सप्रेस्ड। फिर उसके बाद लिबिडिनल अर्जेस जो होती हैं वो सप्रेस होती हैं। फाइनली द जेनिटल स्टेज इज मार्क्ड बाय मैच्योर एंड हेल्दी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद वो करने लग, मतलब कि जो सेक्सुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, इसमें उसकी हेल्दी इंटरेस्ट बनता है, मैच्योर हो जाता है वो। प्रोग्रेशन थ्रू दीज स्टेजेस मार्क्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन स्टेजेस में जब वो प्रोग्रेस करता है, इससे पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। चिल्ड्रन नीड टू मूव फ्रॉम द स्टेज टू द नेक्स्ट सक्सेसफुली बाय नॉट गेटिंग फिक्सेटेड इन अ पर्टिकुलर स्टेज। और लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे कोई इंसान अटक जाए, है ना, जैसे कि माउथ स्टेज की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब उसे एनुअल स्टेज या फिर बड़ा हो जाता है, तब भी वो क्या करता है, अंगूठा चूसता है, तो यानी कि वो माउथ स्टेज में अभी भी है। तो दिस इज़ नॉट गुड डेवलपमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रन को क्या चाहिए, ज़रूरत है कि वो एक स्टेज से दूसरी पर सक्सेसफुली पहुंच जाए, बाय एक ही स्टेज पर के ना रह जाए। फिक्सेशन में हैपन बाय द वे चिल्ड्रन आर रेज्ड। अब फिक्सेशन हो सकती है जिस तरीके से लोगों को, चिल्ड्रन को पाला जाता है, एंड द डिसिप्लिनरी मेथड्स यूज्ड बाय द, और जिस तरीके की डिसिप्लिनरी मेथड्स पेरेंट्स यूज़ करते हैं अपने बच्चे को रेज करने में। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पेरेंट्स फॉलो स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग इट मे अफेक्ट द चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे देन द यूज़ ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं तो चाइल्ड को वो अफेक्ट कर सकता है अलग तरीके से देन द यूज़ ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन। सिमिलरली एक्सेसिव इंडल्जेंस इन द ओरल स्टेज, सिमिलरली जब ओरल स्टेज की एक्सेसिव इंडल्जेंस होती है, makes the child fixated at this stage and the child as an adult seeks to derive pleasure through the mouth such as smoking। फिर उसको जब वो बड़ा हो जाता है तो वो जैसे कि स्मोकिंग करके अपने माउथ के प्लेजर को क्या करता है,
सेटिस्फाई करता है, तो एक स्टेज पर स्टक नहीं होना चाहिए। दस हाउ द चिल्ड्रन मेक प्रोग्रेस थ्रू दीज साइकोसेक्शुअल स्टेजेस, तो किस तरीके से चिल्ड्रन जो होते हैं वो इन साइकोसेक्शुअल स्टेजेस पर डेवलप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो अफेक्ट करता है द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एडल्ट पर्सनालिटी, जो मैच्योर एडल्ट पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, कि जब हम बड़े हो जाएंगे हमारी किस तरीके की पर्सनालिटी होगी, तो इन पर डिपेंड करेगा। फ्रूट्स थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड लॉट, स्पेशली हिज एम्फेसिस ऑन, जब उसने ऐसी सेक्सुअल अर्जेस के बारे में जब उसने एम्फेसाइज किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली उसको, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था freely environment. However, the influence of Freud has been seminal and it has resulted in neo-Freudal who, while rejecting some aspects of Freud's thinking, has accepted the notion of unconscious forces and have brought into focus many other influences such as the self and the social interactions. हालांकि जो फ्रूड का इन्फ्लुएंस था वो सेमिनल था, अच्छा खासा उसका इन्फ्लुएंस रहा, उसकी वजह से फिर क्या हुआ, नियो फ्रूडियंस यानी कि फ्रूड की थ्योरी जैसे उन्होंने दी थी ऐसे ही इंसान और ऐसे ही कुछ और लोग आए जिसने फ्रूड की कुछ तो मतलब कि जो उसने सोचा था उसको रिजेक्ट किया हो, लेकिन कुछ नोशंस को जैसे कि अनकॉन्शियस फोर्सेस जो थी उसको एक्सेप्ट किया, हाँ अनकॉन्शियस फोर्स का पर्सनालिटी पर इफेक्ट होता है, और एंड हैव ब्रॉट इनटू फोकस मैनी अदर इन्फ्लुएंसेस को भी उसने